सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 14 कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, खंड अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, नेहरू की मृत्यु के बाद खाली स्थान कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। उत्तर, गुलजारी लाल नंदा। दूसरा, शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस अध्यक्ष खाली स्थान थे। उत्तर, के कामराज। तीसरा, शिमला समझौता भारत व खालिस्तान के मध्य हुआ था। उत्तर, पाकिस्तान। चौथा, मोरारजी देसाई के बाद खालिस्तान प्रधानमंत्री बने। उत्तर, चौधरी चरण सिंह। पांचवा, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना खालिस्तान ने की थी। उत्तर, जगजीवन राव। छठवां, 1967 के चुनाव के बाद राजनीतिक खालिस्तान की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। उत्तर, दल बदल। सातवां, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद खालिस्तान प्रधानमंत्री बने। उत्तर, राजीव गांधी। आठवां, 1967 में इंदिरा गांधी ने रुपयों का खालिस्तान किया था। उत्तर, अवमूल्यन। नौवां, 1969 में कांग्रेस का 2 भागों में खालिस्तान हो गया। उत्तर, विभाजन। 10वां, 1971 में कांग्रेस की खाली स्थापना हुई। उत्तर, पुनर्स्थापना। प्रश्न क्रमांक 2, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 27 मई 1964 में। प्रश्न क्रमांक 2, 1965 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न क्रमांक 3, राजनीति में आया राम गया राम से क्या तात्पर्य है? उत्तर, दल बदल की प्रवृत्ति। प्रश्न क्रमांक 4, 1967 के चुनाव में किन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? उत्तर, केरल, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, मद्रास व पश्चिम बंगाल में। प्रश्न क्रमांक 5, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग नेता जिनका पार्टी संगठन पर नियंत्रण था। प्रश्न क्रमांक 6, कांग्रेस में युवा तुर्क किसे कहा जाता है? उत्तर, कांग्रेस के युवा नेता। प्रश्न क्रमांक 7, किस आम चुनाव के बाद राजनीति में गठबंधन की शुरुआत हुई? उत्तर, 1967 के चुनाव के बाद। 8वां, प्रिवी पर्स किनसे संबंधित था? उत्तर, प्रिवी पर्स देसी रियासतों के राजाओं से संबंधित था। प्रश्न क्रमांक 9, 1969 में कांग्रेस किन 2 भागों में विभाजित हुई? उत्तर, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। प्रश्न क्रमांक 10, 1971 में ग्रैंड अलायंस क्या था? उत्तर, कांग्रेस विरोधियों का गठबंधन दल। प्रश्न क्रमांक 11, राम मनोहर लोहिया कौन थे? उत्तर, समाजवादी नेता व विचारक थे। प्रश्न क्रमांक 12, लाल बहादुर शास्त्री का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर, श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रश्न क्रमांक 13, कांग्रेस विरोधवाद का अर्थ था? उत्तर, कांग्रेस को सत्ता से हटाना। प्रश्न क्रमांक 14, कामराज योजना के तहत नेहरू ने? उत्तर, वरिष्ठ नेताओं को हटाया। प्रश्न क्रमांक 15, कांग्रेस सिंडिकेट का तात्पर्य है? उत्तर, वरिष्ठ नेताओं का समूह। प्रश्न क्रमांक 16, कांग्रेस आर का संबंध है? उत्तर, इंदिरा गांधी के समर्थक नेता। प्रश्न क्रमांक 17, कांग्रेस ओ का संबंध है? उत्तर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के समर्थक। प्रश्न क्रमांक 18, कांग्रेस युवा तुर्क का संबंध है? उत्तर, कांग्रेस युवा नेताओं का समूह। प्रश्न क्रमांक 19, नीलम संजीव रेड्डी कौन थे? उत्तर, भारत के राष्ट्रपति थे। प्रश्न क्रमांक 20, मोरारजी देसाई कौन थे? उत्तर, भारत के प्रधानमंत्री थे।
प्रश्न क्रमांक 21, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न क्रमांक 22, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न क्रमांक 23, ताशकंद समझौता कब हुआ था? उत्तर 10 जनवरी 1966 में। प्रश्न क्रमांक 24, ताशकंद समझौता किनके किनके बीच हुआ? उत्तर भारत और पाकिस्तान। प्रश्न क्रमांक 25, शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? उत्तर श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रश्न क्रमांक 26, चौथा आम चुनाव कब हुआ? उत्तर 1967। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कांग्रेस प्रणाली क्या है? उत्तर 1952 से 1964 के काल में कांग्रेस के राजनीतिक वर्चस्व के कारण विदेशी विद्वान मोरिस जोन्स ने 1964 में भारत की दल प्रणाली को एक दलीय प्रभुत्व की संज्ञा दी थी। इसी तरह भारतीय विद्वान रजनी कोठारी ने भारतीय दल प्रणाली के विश्लेषण हेतु 1964 में इसे कांग्रेस प्रणाली की संज्ञा दी। प्रश्न क्रमांक 2, गैर कांग्रेसवाद से क्या तात्पर्य है? उत्तर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सर्वप्रथम गैर कांग्रेसवाद की बात की। 1967 के चुनाव में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही, परंतु राज्यों में उनकी स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया और पहले की तुलना में कांग्रेस राज्यों में कमजोर रही। राज्यों में सीटों के मामले में विपक्षी एक मंच पर आ गए, इसे ही गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, 1969 में कांग्रेस किन दो भागों में बंट गई? उत्तर 1969 में कांग्रेस दो भागों में बंट गई। पहला, पुराने कांग्रेस को कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन तथा नया कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को कांग्रेस आर रिक्विजिनिस्ट कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 4, कांग्रेस में सिंडिकेट क्या है? उत्तर कांग्रेस नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता है। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। प्रश्न क्रमांक 5, 1971 के लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ था? उत्तर 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था। प्रश्न क्रमांक 6, गरीबी हटाओ का नारा किसने और कब दिया? उत्तर 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। प्रश्न क्रमांक 7, प्रिवी पर्स क्या है? उत्तर स्वतंत्रता के पश्चात रियासतों का विलीनीकरण किया गया। तब सरकार ने रियासतों को निश्चित मात्रा में धन रखने का अधिकार दिया था तथा सरकार की तरफ से विशेष भत्ते भी दिए जाते थे, जिन्हें प्रिवी पर्स कहा जाता था। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई? उत्तर 1969 में कांग्रेस का दो भागों में विघटन हो गया। कांग्रेस ओ, जिनका नेतृत्व कांग्रेस के पुराने लोगों ने किया, तथा कांग्रेस आर, जिनका नेतृत्व कांग्रेस के युवा लोगों ने किया। कांग्रेस के विघटन के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट ने लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। दूसरा, इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने के लिए प्रेरित किया। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को नीलम संजीव रेड्डी को इंदिरा गांधी समर्थित उम्मीदवार वीवी गिरी ने हरा दिया। तीसरा, इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और प्रिवी पर्स को समाप्त करने की घोषणा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तथा इंदिरा गांधी के बीच में खुला मतभेद सामने आया। चौथा, कांग्रेस अध्यक्ष ने नीलम संजीव रेड्डी की हार के बाद कांग्रेस की नीति निर्माण समिति से प्रधानमंत्री के समर्थकों को हटा दिया। पांचवा, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकालने का प्रयास किया। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी नेतृत्व वाली कांग्रेस ही असल कांग्रेस है और कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में विभाजित हो गई है।
प्रश्न क्रमांक 2, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में क्या अंतर था? उत्तर, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में अंतर इस प्रकार है। पहला, पुरानी कांग्रेस अपने सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्यक्रमों की लोकप्रियता पर आधारित थी, अपने उसूलों पर आधारित थी, परंतु नई कांग्रेस केवल अपने नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। अंतर 2, पुरानी कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा मजबूत था, सुसंगठित था और नियमों पर आधारित था, परंतु नई कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर था और वह नियमों पर आधारित न होकर दल के नेता की इच्छा पर आधारित थी। अंतर 3, पुरानी कांग्रेस में कई गुट थे और वह इन सभी गुटों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी थी। उनमें विभिन्न गुटों को दबाया नहीं जाता था, बल्कि प्रत्येक गुट के विचार और दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता था और उसे अपनाने का प्रयास किया जाता था। परंतु नई कांग्रेस में आंतरिक गुटों के लिए कोई स्थान नहीं था। इसमें विभिन्न गुट नहीं थे। जो दल के नेता के विचारों से सहमत नहीं था, उसे पार्टी में नहीं रहने दिया जाता था। नई कांग्रेस विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। अंतर 4, पुरानी कांग्रेस ने एक कांग्रेस प्रणाली का विकास किया था, जिसकी विशेषता यह थी कि जिसके अंदर हर तनाव, हर संघर्ष व विपरीत विचारधारा को पचा लेने की क्षमता थी। वह सर्वसहमति में विश्वास रखती थी, परंतु नई कांग्रेस में यह विशेषता नहीं थी। इसमें विरोध या आलोचना करने वालों को दबाया जाता था, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता था। अंतर 5, पुरानी कांग्रेस को जनता का आधार प्राप्त था। समाज के सभी वर्गों, सभी हितों तथा सभी गुटों का समर्थन प्राप्त था, परंतु नई कांग्रेस समाज के कुछ वर्गों जैसे कि गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं पर निर्भर थी। इसे समाज का समर्थन प्राप्त कांग्रेस नहीं कहा जा सकता था। प्रश्न क्रमांक 3, फ्री पर्स क्या है? इसे किसने समाप्त किया? उत्तर, स्वतंत्रता के पश्चात रियासतों का विलीनीकरण किया गया, तब सरकार ने रियासतों को निश्चित मात्रा में धन संपदा रखने का अधिकार दिया था तथा सरकार की तरफ से विशेष भत्ते भी दिए जाते थे, जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था। प्रीवी पर्स को लेकर भारतीय नेताओं ने समय समय पर अपना असंतोष व्यक्त किया था। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने इसे समाप्त करना चाहा। 1970 में लोकसभा में इसकी समाप्ति का बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाया। सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से इसे लागू किया, परंतु इसे राज परिवारों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां उनकी जीत हुई। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने इसे सामाजिक आर्थिक समानता के साथ जोड़ा, जिसका लोगों ने समर्थन किया और 1971 में आम चुनाव जीत गई। प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 4, 1971 में इंदिरा गांधी की सफलता के कारण लिखिए, अथवा 1971 में कांग्रेस के पुनर्स्थापन पर लेख लिखिए। उत्तर, 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी एवं कांग्रेस आर की जीत के कारण इस प्रकार है। पहला, श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व। दूसरा, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अपनाई गई समाजवादी नीति। तीसरा, गरीबी हटाओ का नारा। चौथा, कांग्रेस दल पर इंदिरा गांधी की पकड़। पांचवा, श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण। छठवां, कमजोर विपक्षी दल। सातवां, प्रीवी पर्स की समाप्ति। 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत को कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न क्रमांक 5, 1967 के आम चुनाव से पहले भारत में गंभीर आर्थिक संकट के कारणों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, 1967 के आम चुनाव से पहले भारत में गंभीर आर्थिक संकट के कारण इस प्रकार है। पहला, भारत के राजनीतिक, आर्थिक तथा चुनावी इतिहास में 1967 का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1952 से 1962 तक चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कायम रहा, लेकिन नियोजित विकास के प्रारंभिक प्रयत्नों के बावजूद देश का आर्थिक विकास तथा सभी नागरिकों के भलाई के लक्ष्य में आंशिक कामयाबी मिली। सरकार द्वारा जनता की शिक्षा तथा चिकित्सा के मद पर कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की गई थी। दूसरा, 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक भागों में सूखा पड़ा।
इस दौरान भारत को 1965 के युद्ध का सामना भी करना पड़ा। इसके कारण विदेशी मुद्रा के संकट का दौर शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप देश के अनेक भागों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। तीसरा, खाद्यान्न के अभाव ने कुपोषण का जाल फैला दिया। एक अनुमान के अनुसार बिहार के अनेक भागों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से कम होकर 1200 कैलोरी रह गया, जबकि एक आम आदमी को प्रतिदिन 2450 कैलोरी के आहार की आवश्यकता होती है। बिहार में 1967 में मृत्यु दर पिछले वर्ष की तुलना में 34% बढ़ गई। सरकार द्वारा उस समय जोनिंग या इलाकाबंदी की नीति अपनाई गई। इसके कारण विभिन्न राज्यों के बीच में खाद्यान्न का व्यापार बंद था। चौथा, 1960 के दशक में देश अत्यधिक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मानसून की नाकामी, व्यापक सूखा, खेती के उत्पादन में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात में कमी के साथ ही सैन्य खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था। पांचवा, सरकार ने इस गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने के लिए रुपयों का अवमूल्यन कर दिया। ऐसा माना जाता है कि रुपयों के अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में आकर किया गया। छठवां, आर्थिक संकट की गंभीर स्थिति के कारण चीज़ों की कीमतें अत्यधिक बढ़ने लगी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा देश की दयनीय आर्थिक स्थिति ने जनता में असंतोष व्याप्त कर दिया। देश में अक्सर हड़ताल, बंद के हालातों ने स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया। सरकार जनता की बदहाली को कानून और व्यवस्था की समस्या मानती रही। प्रश्न क्रमांक 6, चौथा लोकसभा चुनाव 1967 से भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ। यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही महत्व रखता था, क्योंकि इस चुनाव में नेहरू जैसा सर्वमान्य व चमत्कारिक व्यक्तित्व का राष्ट्रीय नेता नहीं था। इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में अपनी क्षमता प्रदर्शित की। कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही, परंतु राज्यों में उसकी स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया और पहले की तुलना में कांग्रेस राज्यों में कमज़ोर रही। 1967 के चुनाव के बाद जो परिवर्तन हुए उनमें प्रमुख इस प्रकार है। पहला, गैर कांग्रेसवाद। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सर्वप्रथम गैर कांग्रेसवाद की बात की। उनका कहना था कि कांग्रेस गरीबों के हितैषी नहीं है, फिर भी वह सत्ता में इस कारण से विद्यमान है क्योंकि विपक्षी दलों का मत विभाजित हो जाता है। अतः वे सभी दल जिनकी विचारधाराएं एक समान थी, राज्यों में सीटों के मामले में एक मंच में आ गए। इसे ही गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। दूसरा, क्षेत्रीय दलों का उदय। राज्यों में छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों ने दलों का गठन किया, जिन्होंने कांग्रेस के प्रभाव को कम कर दिया। इनमें प्रमुख दल थे डीएमके, अकाली दल, भारतीय क्रांति दल आदि। तीसरा, दल बदल की प्रवृत्ति का उदय। राज्यों में दल बदल की प्रवृत्ति ने व्यापक रूप ले लिया। दल बदल उसे कहा जाता है जिसमें कोई प्रत्याशी किसी एक दल के चुनाव चिन्ह में चुनाव लड़ता है और विजयी होने के बाद वह दूसरी पार्टी में चला जाता है। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस के अनेक नेताओं ने दल बदल करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा आदि राज्यों में सरकार बनाई। चौथा, भारतीय राजनीति में आया राम गया राम। सांसदों द्वारा अपनी पार्टी को बार बार बदलना आया राम गया राम कहलाता है, जिसका दुरुपयोग हरियाणा के सांसद गयालाल ने 1967 में किया था। बाद में दल बदल रोकने हेतु संविधान में संशोधन किए गए। पांचवा, गठबंधन का उदय। 1967 के चुनाव से भारतीय राजनीति में गठबंधन की प्रवृत्ति का उदय हुआ। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।